नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कई बार क्राइम से भी ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन दिलचस्प होती है। इस जांच के दौरान कई रोचक मोड़ आते हैं। कई बार बड़े बड़े क्राइम्स भी पुलिस की मेहनत से सुलझ जाते हैं। जब हम उसकी बारीकियों को समझते हैं तो लगता है कि यह कैसी इन्वेस्टिगेशन होगी। सुनने और समझने में आसान लगता है, लेकिन इसमें कई दिन, हफ्ते, महीने या सालों की मेहनत होती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक नायाब और दिलचस्प क्राइम इन्वेस्टिगेशन की है। कहानी कर्नाटक की है। कहानी की शुरुआत 2012 के सितंबर महीने में होती है। कर्नाटक के उडुपी में एक नए एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तैनाती होती है। हर नया पुलिस अफसर जब किसी इलाके में पोस्टिंग पाता है तो उसकी कोशिश होती है कि शुरुआत में अच्छा काम करके दिखाए। धीरे धीरे वे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एसएसपी साहब, जिनका नाम एस.डी. शरणपा था, ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने अपने सभी पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज को बुलाया और एक मीटिंग ली। उन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की, बल्कि हर पुलिस स्टेशन के सबसे पुराने और अनसुलझे केसेस की डिटेल्स मांगी। हर पुलिस स्टेशन का काम था कि वह अपने एरिया में जितने भी अनसुलझे केस हैं, उन्हें सुलझाने को प्राथमिकता दें। सभी पुलिस स्टेशनों की पुरानी फाइलों को खंगाला गया और पुराने केसेस की लिस्ट बनाई गई। यह लिस्ट एसएसपी साहब के दफ्तर में भेजी गई। फिर एक मीटिंग हुई जिसमें उन केसेस पर नजर डाली गई। ऐसे केसेस चुने गए जो बेहद दिलचस्प थे और जिन्हें लगता था कि सुलझाया जा सकता है। कर्नाटक के पुत्र पुलिस स्टेशन में एक नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार पी की भी तैनाती हुई थी। उन्होंने एसएसपी के हुक्म के अनुसार पुराने फाइलों को खंगालना शुरू किया और अनसुलझे केसेस निकाले। ये केसेस एसएसपी के दफ्तर में भेजे गए और एसएसपी साहब ने उनमें से कुछ केसेस पर काम करने का आदेश दिया। पी कुमार ने कई केसों में से जो सबसे पहला केस चुना, वह 2012 में करीब 11 साल पुराना हो चुका था, यानी 2001 का। उन्होंने उस केस को कई बार स्टडी किया। जब यह घटना हुई थी तब भी पुलिस की टीम ने अच्छा काम किया था। जांच के मामले में हर चीज रिकॉर्ड पर थी। केस की शुरुआत इस तरह थी कि 9 जून 2001 को पुत्तर इलाके में रहने वाली मल्लिका नाम की महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह कहती है कि उनके पति विश्वनाथ राय 2 दिन से घर नहीं लौटे हैं। 7 जून को उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि वे घर नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने फोन पर सूचना दी थी। मल्लिका राय ने अपनी शिकायत में लिखा कि 7 जून को जब उनके पति घर से निकले तब उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि दुबई से एक पार्टी आ रही है और उनसे मिलने के लिए वे बेंगलुरु जा रहे हैं। उनके साथ उनके बिजनेस मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी भी जा रहे हैं। विश्वनाथ राय की एक फाइनेंस कंपनी थी और शेट्टी उसी कंपनी में मैनेजर थे। 7 जून को घर से निकलने के बाद वे लौटे नहीं। 8 जून को मल्लिका ने फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। तब उन्होंने मैनेजर शेट्टी को फोन किया, जिसने बताया कि बारिश हो रही है और वह दूसरी तरफ है। लेकिन जब मल्लिका ने कहा कि उनकी बात करा दो, तो वह फोन काट देता था। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 9 जून को यह शिकायत दर्ज हुई थी और 11 जून को एक अन्य पुलिस स्टेशन के पास एक लावारिस लाश मिली। वह लाश पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मॉर्चरी में रखवा दिया। पुत्तर पुलिस स्टेशन को भी खबर दी गई। लाश की पहचान नहीं हो पाई। सिर्फ एक चीज थी जो लाश की शर्ट के कॉलर पर सिंधु पुत्तर लिखा हुआ था। पुलिस ने मल्लिका राय को बुलाया और मुर्दा घर में ले जाया गया, जहां उन्होंने लाश को पहचान लिया कि वह उनके पति की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि हत्या की गई थी। पुलिस ने 302 मर्डर का केस दर्ज किया और जांच शुरू की। विश्वनाथ शेट्टी पहला शक के घेरे में आया, क्योंकि वह आखिरी बार साथ गया था और मल्लिका की उससे बात हुई थी। लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि 7 जून के बाद से शेट्टी भी गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 8 जून को ही शायद विश्वनाथ राय की हत्या हुई थी, लेकिन उसके बाद से शेट्टी भी गायब था। पुलिस को यह डर भी था कि कहीं यह दोनों किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुए, कहीं यह डबल मर्डर तो नहीं है। पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों से कोई और लावारिस लाश मिली हो, इसकी जानकारी इकट्ठा की, लेकिन ऐसी कोई लाश नहीं मिली। पुलिस की टीम विश्वनाथ शेट्टी के घर पहुंची,
जहां उनकी पत्नी और बेटा थे। बेटे की उम्र उस समय करीब 5-6 साल थी। पत्नी से पूछने पर उसने बताया कि हाँ, वो विश्वनाथ राय के साथ बेंगलुरु के लिए निकले थे और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। उनका फोन भी बंद है। हमें कोई जानकारी नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। पता चला कि उनकी पत्नी ने भी एक मिसिंग कंप्लेंट डाल रखी है। अब पुलिस परेशान और डरी हुई है कि कहीं ये डबल मर्डर का केस तो नहीं है। लेकिन फिर एक बात पुलिस को चौंका देती है, वो ये कि जब 7 जून को निकले, 8 जून को मलिका ने फोन पे बात की। विश्वनाथ शेट्टी ने फोन उठाया, लेकिन जब भी वो कहती कि मेरे पति से बात कराओ, तो वो फोन काट देता। इसका मतलब है कि शक के दायरे में विश्वनाथ रेड्डी था। अब पुलिस ने विश्वनाथ शेट्टी को ढूंढना शुरू किया। तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिला। इस दौरान पुलिस को पता चला कि 7 जून को इन दोनों के साथ एक और शख्स था। उसका नाम था सुभाष चंद्र। पुलिस ने सुभाष चंद्र को पकड़ा और उससे पूछताछ की। सुभाष चंद्र ने अपना बयान पुलिस को दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं उस दिन साथ था, हम मंगलुरु जा रहे थे। रास्ते में एक जगह रुके, वहां हमने बियर खरीदी और पी। इस दौरान विश्वनाथ राय और विश्वनाथ शेट्टी में कुछ बिजनेस को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में विश्वनाथ शेट्टी ने एक लोहे की रॉड उठाई और विश्वनाथ राय के सिर पर मार दी। उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने लाश को गाड़ी में रखा और फेंक दिया। मैं घबरा गया और वापस आ गया। झूठ बोलने, सच छुपाने, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सुभाष चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली अपराधी विश्वनाथ शेट्टी गायब है और पहले शक था कि कहीं उसका भी कत्ल हो गया। सुभाष चंद्र के बयान से स्पष्ट हो गया कि विश्वनाथ राय का कातिल विश्वनाथ शेट्टी ही है। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। हर जगह दोस्तों, रिश्तेदारों, दूर के रिश्तेदारों, बल्कि कर्नाटक के बाहर तमिलनाडु, केरल तक में उसे ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 7 जून 2001 को वो घर से गायब हुआ था। 9 जून को कंप्लेंट दर्ज की गई थी। उसके बाद से कहीं भी विश्वनाथ शेट्टी का पता नहीं चला। 11 लंबे साल बीत गए। फिर 2012 आया, जब एक एसएसपी ने हर थाने को कहा कि पुराने केसों को खोलो और उन्हें सुलझाओ। तब नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने विश्वनाथ राय मर्डर केस की फाइल देखी। उन्होंने कई बार फाइल पढ़ी और समझने की कोशिश की कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। होमवर्क बहुत अच्छा किया था उस वक्त के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने, और बाकी सबूत फाइल में मौजूद थे। उन्होंने दिन रात इस फाइल को पढ़ा और किसी क्लू की तलाश की। उन्होंने अपने लोगों को भेजा कि पता करो, क्या विश्वनाथ शेट्टी ने अपने परिवार से संपर्क किया है कि नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले 12 साल से उसका कोई सुराग नहीं था। सितंबर 2012 में केस खोलने का हुक्म दिया गया था। अब 2013 आ गया। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तभी एक दिन उन्होंने फिर से फाइल पढ़ी। अचानक उनकी नजर 2 लाइनों पर अटक गई। इन 2 लाइनों ने उनकी आंखों को चमका दिया। उन्हें लगा कि इस केस को सुलझाना है तो इन्हीं 2 लाइनों पर फोकस करना होगा। वो लाइनें क्या थीं? जब विश्वनाथ शेट्टी को ढूंढने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को उस इलाके में भेजा जहां वो रहता था, तो पता चला कि वो कभी लौट कर नहीं आया, आज तक नहीं आया। फिर उन्होंने पढ़ा कि उसकी एक मिसिंग कंप्लेंट भी है। पुलिस ने उस कंप्लेंट की क्या रिपोर्ट दाखिल की थी? जैसे यहाँ एक मर्डर केस था, 12 साल से सुलझा नहीं। एक जिंदा शख्स की मिसिंग कंप्लेंट उसकी पत्नी ने डाली थी, उसका क्या हुआ? ये सोचते ही वो फौरन उस पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी ने 12 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि 7 जून को निकले और उसके बाद घर नहीं लौटे। वहां जाकर उन्होंने उस फाइल को निकाला तो पता चला, शुरुआत में जब यह कंप्लेंट लिखाई गई थी 9 जून 2001 को, उसके बाद जून और जुलाई के महीने में करीब 5 से 7 बार विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी पुलिस स्टेशन गईं, यह पता करने कि उनके पति का कोई सुराग मिला, वो जिंदा हैं या नहीं। क्योंकि विश्वनाथ राय की लाश मिली थी तो यह भी डर था कि कहीं उनके पति मर तो नहीं गए। लेकिन जब रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो मिसिंग केस की जांच में तमाम पुलिस वालों के तबादला हो गया। जो नया आया, जो पुराने थे, सब ने देखा
जब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने पता किया तो एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। जानकारी यह थी कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक उनकी पत्नी कई बार थाने के चक्कर लगाती रही अपने पति के बारे में जानकारी हासिल करने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने थाने आना बंद कर दिया। पिछले 11-12 सालों में उन्होंने कभी थाने में जाकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पति का क्या हुआ, वो मिले या उनकी कोई खबर मिली, क्या वो जिंदा हैं भी या नहीं, कोई लाश तो नहीं मिली। यह बात इंस्पेक्टर को थोड़ी अजीब लगी कि एक शख्स जो गायब है और उसकी पत्नी 11-12 साल हो गए, कभी जाकर पता ही नहीं करती कि उनके पति की असलियत क्या है, वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। अब इसी एक लाइन पर सुरेश कुमार ने सारा फोकस विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी पर घुमा दिया। पता चला कि जब से उनका पति गायब हुआ, जो कि एक मैनेजर था फाइनेंस कंपनी में, तो उसने अपने और अपने बच्चों को पालने के लिए लोकल कोर्ट में एक कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया था। कोर्ट के अंदर उसे कैंटीन मिल गई थी जिसे वह चलाती थी। तब उसकी पूरी रैकी शुरू की। अब पुलिस ने विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी के मोबाइल नंबर निकाले और उसे ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन तमाम नंबरों को खंगाला, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो संदिग्ध हो और जिससे कभी बात होती हो। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने विश्वनाथ शेट्टी को इन 12 सालों में नहीं देखा था। घर में सिर्फ मां और बेटा रहते थे। अब 12 साल बाद बेटा भी करीब 17 साल का हो चुका था। पुलिस ने सोचा कि बेटे का मोबाइल भी चेक करना चाहिए। किसी तरह बेटे का नंबर मिला और उसके भी नंबर को ट्रैक किया, लेकिन उसके मोबाइल से भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो शक के दायरे में आता। अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को लगा कि 12-13 साल बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपने 2 यंग कांस्टेबल को उस गांव में भेज दिया जहां विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी और बेटा रहते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वहां जाओ और उन दोनों पर नजर रखो, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करो आस पड़ोस के लोगों से। दोनों यंग कांस्टेबल वहां गए और वहां के एक लोकल कांस्टेबल से दोस्ती कर ली। लोकल थाने के पुलिस के साथ कई हफ्ते गुजारे। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी का बेटा, जो अब 17 साल का हो चुका है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और उस पूरे इलाके में जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें हिस्सा लेता है। वह एक टीम का हिस्सा है और टीम का महत्वपूर्ण सदस्य है। इत्तेफाक से जिस इलाके में वह रहता था, उस इलाके की पुलिस का भी एक कांस्टेबल था जो यंग था और क्रिकेट का शौकीन था। वह भी क्रिकेट खेलता था और तमाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था, और इसी क्रिकेट की वजह से वह विश्वनाथ शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था। वह उसे जानता था। यह बात दोनों कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताई। अब तक इंस्पेक्टर को लग रहा था कि कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है। जब यह खबर मिली तब उन्होंने कहा, ठीक है, उस कांस्टेबल से कहो कि उसके बेटे को अपने भरोसे में ले और शायद उससे कुछ उगलवा सके। बात हुई कि ठीक है। तभी एक रोज एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। अब कांस्टेबल जो है, उसे कहा गया था कि उसके करीब जाना है। मां और बेटे का मोबाइल चेक कर लिया गया था, लेकिन कुछ मिला नहीं। एक दिन जब मैच चल रहा था तो बेटा बैटिंग करने के लिए चला गया और उसके सारे किट, मोबाइल सब वहीं रखे हुए थे। जब वह बैटिंग कर रहा था, कांस्टेबल बाहर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके किट बैग पर नजर पड़ी। एक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाकर काट दिया। कट करने के बाद उसने ध्यान से देखा तो पाया कि 2 फोन हैं। अब 2 मोबाइल देखकर वह थोड़ा सा चौंका, लेकिन फिर भी उसे लगा कि लड़का है। आजकल लोग 2-2 फोन रखते हैं, शौक से। तो उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने फोन वापस रख दिया। उसके बाद जब बेटा खेल कर आया तो उसने कहा, तुम्हारा कोई फोन बज रहा था, मैंने काट दिया। उसने कहा, थैंक यू। उसके बाद वह चला गया। अब मैच के बाद हर दिन वे 2 पुलिस वाले जो पुटूर से आए थे, स्पेशल कांस्टेबल, वे इस कांस्टेबल पर निर्भर थे। वे डेली पूछते थे, क्या हुआ, मैच में कौन हारा, कौन जीता, कैसा खेला, और कोई बात बताओ, उसने कुछ उगला? उसने कहा, नहीं, कुछ उगला नहीं। फिर उसने अचानक यूं ही एक बात बताई। जब वह बैटिंग कर रहा था, मैं उसके लगेज के पास था, किट के पास। अचानक फोन बजा था।
मैंने सोचा पहले उठाऊं, फिर कहा क्यों उठाऊं, वापस रख दिया। तो उन्होंने कहा तुझे उठाना चाहिए था, क्या पता खुद से कोई क्लू मिले। उसने कहा नहीं, कैसे उठाता, और उस वक्त मैं क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहा था। उसने बताया कि उस दिन 2 फोन देखे। यह सुनकर दोनों कांस्टेबल के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले से उसके एक फोन की पूरी डिटेल निकलवा रखी थी, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही पता चला कि बेटे के पास 2 मोबाइल हैं, तो वे सतर्क हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर को लगा कि शायद दूसरे फोन से कुछ राज मिले। अब उन्होंने दूसरे फोन का पीछा शुरू किया। फिर एक क्रिकेट मैच हुआ और उस मैच के दौरान उस कांस्टेबल ने उससे उसका दूसरा नंबर मांग लिया। कहा मुझे तुम्हारा दूसरा नंबर भी दो, कभी इमरजेंसी हो तो काम आएगा। उसे कुछ आइडिया नहीं था, उसने दूसरा मोबाइल नंबर दे दिया। जब दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा, तब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, लेकिन शुरुआत में उसमें भी कुछ नहीं मिला। पहले 3 महीने के सीडीआर निकलवाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की सीडीआर निकाली। अब इंस्पेक्टर के टेबल पर 1 साल की सीडीआर थी। वो देख रहा था, लेकिन उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा था जिस पर शक किया जाए। लेकिन गहराई से जब स्टडी की गई, तभी इंस्पेक्टर चौंका। उसने देखा इसमें एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ हर 2 महीने के बाद एक कॉल करता है। आमतौर पर पुलिस उन नंबरों को ज्यादा ध्यान देती है जिनके बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, लेकिन यहां पुलिस ने उस चीज को चेक किया, ज्यादा कॉल वाले नंबरों को, सबको छान मारा, कुछ नहीं मिला। एक कॉल ऐसा था जो साल में सिर्फ 6 कॉल आए और हर 2 महीने में एक कॉल आता था। उसको नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब उन्होंने एक एक नंबर को चेक करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि एक कॉल 2 महीने में एक बार आता है, हर 2 महीने में कॉल आता था। फिर कॉल के ड्यूरेशन को देखा तो पाया कि जब भी ये कॉल आता है 2 महीने में एक बार, तो कम से कम 20-30 मिनट तक बात होती है। इतनी लंबी बात और किसी नंबर पर नहीं हुई। अब 2 चीजें पुलिस के सामने थीं, 2 महीने में एक कॉल और उस कॉल का ड्यूरेशन 20-30 मिनट। पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगाई। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह कॉल विश्वनाथ शेट्टी के बेटे के मोबाइल पर आता था। यह नंबर तमिलनाडु के इरोड इलाके के जंगलों का था। जंगल के पास एक बस्ती थी। ये वो इलाका था जहां कभी चंदन तस्कर वीरप्पन का ठिकाना था। अब पुलिस को लगा कि तमिलनाडु के इरोड से यह नंबर है, वहां कौन हो सकता है। पुलिस की एक टीम को इरोड भेजा गया। वहां पर उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें लेकर खोजबीन शुरू की। खामोशी से सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने पूछा, भाई इस बंदे को आपने कहीं देखा है? एक बंदा उस फोटो को देखकर पहचानता है। वह कहता, साहब आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, ये तो राज साहब हैं। यहां राज फाइनेंस है और ये उन्हीं की फाइनेंस कंपनी है। पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, चलो उसी राज को ढूंढते हैं। वे एक घर में पहुंचे। अगस्त 2014 की बात थी। घंटी बजाई, दरवाजा खुला। सामने वही 13 साल पुराना विश्वनाथ शेट्टी खड़ा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वापस लाई। 13 साल बाद एक कातिल पकड़ा गया जो हर 2 महीने में एक कॉल करता था और 20-30 मिनट बात करता था। उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया, हाँ, बिजनेस के लेन देन को लेकर मैंने मारा। मर्डर के बाद मैं केरल के एक फार्म हाउस पर काम करने लगा। डॉक्टर साहब मुझसे खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे तमिलनाडु के इरोड में भेजा। वहां मैंने अपनी फाइनेंस कंपनी शुरू की और वहीं रहता था। मुझे पता था कि पुलिस मेरे घर, खासकर मेरी बीवी और बेटे पर नजर रखती है। मैं कभी कभी साल में एक बार बीवी को तमिलनाडु में बुलाता था। हम गेस्ट हाउस में मिलते थे। मैंने उन्हें कह रखा था कि तुम लोग मुझे कॉल नहीं करोगे। हर 2 महीने में मैं एक बार कॉल करता था। वह नंबर किसी और को पता नहीं था, उसी पर कॉल करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट मैच की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। विश्वनाथ शेट्टी खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की लाइन को सुनकर हैरान रह गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेजा, लेकिन साल भर के अंदर वह जमानत पर बाहर आ गया। फिर भी लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। 2021 में आखिरकार लोअर कोर्ट ने 13 दिसंबर 2021 को अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा, कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया है, इसलिए उम्र कैद की सजा दी जाती है। 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब वह जेल में है और कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील कर रखा है। तो ये थी कर्नाटक की एक दिलचस्प क्राइम कहानी। आशा करता हूं
आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। जय हिंद।